आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस प्रदेश कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिकार अहमद साहब, जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बुलंदी पाई। इफ्तिकार साहब, पहले मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, बड़ी छोटी सी उम्र में बड़ा मुकाम पाया सियासत को लेकर, इस सफ़र के बारे में ज़रा सा जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं जमशेद साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाल कर आपने मुझे समय दिया और आप मुझे मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शुरू से ही जब मैं स्कूल डेज़ में पढ़ता था तो तभी से मेरा सियासत की तरफ रुझान था। सियासत की तरफ रुझान नहीं था बल्कि समाज की तरफ था कि मैं समाज में कुछ बदलाव करना चाहता था। तो शुरू से ही मुझे था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिसमें समाज में बदलाव आए। तो सबसे पहले मैं जब 11th क्लास में पहुंचा नेशनल पब्लिक स्कूल में, तो मैंने एक NGO बनाई थी और मैं उसका क्रेडिट बडियाल सर, जो वहाँ के हमारे प्रिंसिपल थे श्री अशोक कुमार बडियाल, उनकी क़यादत में, क्योंकि उन्होंने हमें ग्रूम किया था। क्योंकि मेरी जो प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन और बाद में 11th-12th तक मेरी नेशनल पब्लिक स्कूल में एजुकेशन हुई, तो वहाँ हमने एक NGO बनाई और NGO बनाई तो हमने सोशल वर्क शुरू किया। उसके बाद जब मैं यहाँ से पास आउट होकर कॉलेज गया तो मैंने सबसे पहले नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, जो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है, उसको मैंने ज्वाइन किया और मैं सबसे पहले 2003-4 में मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना NSUI का। उसके बाद ये सफ़र चलता रहा, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, स्टेट जनरल सेक्रेटरी बना, फिर मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ करने के लिए चला गया, वहाँ मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बना। मीनवाइल जैसे ही मैं लॉ कर रहा था तो राहुल जी, जो 2006 में राजनीति में 2004 में आए, उनको NSUI और यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बनाया। तो मैं समझूंगा कि ये राहुल जी का, गांधी का विजन था कि उनका विजन था कि राजनीति के बंद दरवाजे आम युवाओं के लिए खोल दे। क्योंकि मेरी ना कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है, मैं एक नॉर्मल परिवार, किसान परिवार, मेरे फादर साहब छोटी सी नौकरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे और कोई बैकग्राउंड भी, फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था, कोई इतना सरमाया भी नहीं था। तो वहाँ से मैंने ये सफ़र शुरू किया और जब राहुल जी इंचार्ज बने तो राहुल जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया, टैलेंट हंट प्रोग्राम। और टैलेंट हंट प्रोग्राम में मुझे जम्मू कश्मीर से बुलाया गया, हमारा वहाँ टैलेंट हंट हुआ, पूरे देश से 72 लोगों को बुलाया गया। तो मैंने भी सोचा चलो दिल्ली घूम आते हैं, पहली बार मौका मिला। तो मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ भी मुझे कोई काम करने का मौका मिलेगा। मैं दिल्ली घूमने गया। जब पहला राउंड हुआ तो 32 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए। 32 लोग जब शॉर्टलिस्ट किए गए तो उसमें मेरा नाम भी आ गया। फिर दूसरा राउंड हो गया तो 16 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए। फिर इस तरीके से करते करते लास्ट में जो राहुल गांधी जी ने इंटरव्यू लिया वो 8 लोगों का लिया, उसमें से इलेक्शन कमिश्नर 5 लोगों को बनाया। तो मुझे पहला मैं आदमी था जम्मू कश्मीर से और नॉर्थ इंडिया से जिसको इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन को देखता था। आज बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश से लौटे हैं, 5 रियासतों में इंतखाबात होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह देखते हैं आप इस इंतखाबात को? क्योंकि कल एक बहुत बड़ी रैली हमने देखी प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस दावा कर रही है कि 5 की 5 स्टेटों में वो इक़्तिदार में आएगी। आप कल ही MP से वापस भी लौटे हैं, किस तरह देखते हैं कि इस बार इन 5 रियासतों में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर आपने एग्जिट पोल देखा तो पिछले काफ़ी समय से जो पिछले 10 साल की BJP की सरकार है उससे लोग तंग आ चुके हैं। और आपने उसका नतीजा आपने हिमाचल प्रदेश में देखा, वहाँ कांग्रेस ने क्लीन स्वीप की। आपने कर्नाटक में देखा, वहाँ प्रधानमंत्री जी भी कैंपेन करते रहे, अमित शाह जी करते रहे, इनके मंत्री करते रहे। इन्होंने डिवाइड एंड की पॉलिटिक्स खेली, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स खेली, लेकिन आपने देखा कि लोगों ने जो आशीर्वाद दिया वो कांग्रेस को दिया। अब आप आ रहे हैं जो अभी 5 स्टेटों में चुनाव आ रहा है, तो आप देखिए सी वोटर का सर्वे, पहले ही जो सर्वे दिए रहे ABP न्यूज़ का सी वोटर सर्वे, उसमें छत्तीसगढ़ में किसी भी न्यूज़ चैनल ने ये नहीं बताया कि छत्तीसगढ़ में BJP की सरकार आई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है, भूपेश बघेल ने काम किया है वहाँ। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि कांग्रेस ने पिछली जितनी भी सरकारें आई, चाहे छत्तीसगढ़ में आई, चाहे राजस्थान में रही, चाहे हिमाचल में रही या चाहे कर्नाटक में रही, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, अगर उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। अगर उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे तो उन्होंने दिया। और उसी के चलते आज आप देखो 5 स्टेट में, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि 5 स्टेटों में कांग्रेस, कर्नाटक में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मिजोरम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो अलायंस में कांग्रेस की सरकार, क्योंकि वहाँ भी जो सरकार में थे वो NDA के लोग बड़े खिलाफ है मणिपुर की वजह से,
और जो राजस्थान है वहां भी आप देखिए कि कांटे की टक्कर है। और आज भी उनका जो एग्जिट पोल में सर्वे आया उसमें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। तो मैं आपको ये बात कहूंगा कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस आप लोगों ने बनाया भाजपा के खिलाफ कि एक इंडिया अलायंस जिसमें बहुत सारी सियासी जमातें यहाँ पे एक साथ जमा हुई, बड़े चेहरे और बड़ी जमातें आज उस अलायंस के खिलाफ ही आवाज उठाते नजर आ रही हैं। देखिए जब बड़ा कुंभा होता है तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। शोर कहाँ नहीं होता जहाँ कुछ नहीं होता। आप मुझे बताइए जी, ये जो इंडिया अलायंस है ये नेशनल लेवल पर अलायंस है। और देश कुंभे की बात क्या मैं समझ रहा हूँ, कुंभा बनने के साथ ही शोर शुरू होना नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए आपका जिस तरफ इशारा है, जब आज ये जो अलायंस आए थे ये हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान का संविधान बचाने के लिए, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का काम किया, उन्होंने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। आज न्यायपालिका पर इन्फ्लुएंस वो कर रहे हैं, आज हर जगह उन्होंने खत्म करने का काम किया। उसके खिलाफ देश के जितने भी जो संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास रखते हैं, जो लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे आए। लेकिन आप वो देखेंगे क्योंकि हमारे वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। एनडीए में जो आपको इस तरह क्यों लग रहा है, एनडीए में क्या है कि मोदी जो कहेंगे वो फाइनल है। हमारे में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। तो ठीक है, वो अपनी बात को कह रहे हैं, इसको हम आंतरिक लोकतंत्र भी, इंटरनल डेमोक्रेसी भी तो कह सकते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी की बात और ठीक है। और आप नेशनल लेवल का जो आप इलेक्शन देखेंगे उसमें ये सारी पार्टियां एक साथ होंगे। हाँ, रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं, उसमें छोटे मोटी चीजें होती हैं। तो वो तो हिंदुस्तान इतनी विभिन्नताओं में, अलग अलग पार्टीज, अलग अलग रीजन, वो होने के बाद भी उनको इसमें स्पेस है बोलने के लिए। एनडीए में तो मोदी जी के खिलाफ बोलकर कोई दिखाए, बीजेपी का ही कोई बोलकर दिखाए, अमित शाह जी के खिलाफ बोलकर कोई दिखाए। एनडीए में आज भी अगर बात करें तो चेहरा, अगर आज की तारीख में बात करें एनडीए से पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, कहा जाएगा नरेंद्र मोदी। इंडिया अलायंस में कौन सा चेहरा होगा, क्योंकि बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे दावे। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, जब 2004 में इन्होंने चुनाव लड़ा था यूपीए और वर्सेस एनडीए, क्या यूपीए का कोई चेहरा था? क्या यूपीए का कोई चेहरा था? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें जो एमपी जीत कर आएंगे, एमपी डिसाइड करेंगे कि उनका लीडर कौन है। अगर आप कहते हैं एनडीए के पास चेहरा है, तो इन्होंने मुख्यमंत्री चुनाव में राजस्थान में चेहरा क्यों नहीं घोषित किया बीजेपी वालों ने? मध्य प्रदेश में सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उसको सीएम फेस क्यों नहीं देखा? इससे पहले भी भाजपा ने कई स्टेटों में इलेक्शन इसी तरह लड़ा, किसी चेहरे को सामने नहीं लाया। अगर वो लड़ रहे हैं तो हम देखो, हम वोट मांग रहे हैं संविधान बचाने के लिए, हम वोट मांग रहे हैं लोगों की बहबूदी के लिए, हम वोट मांग रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, हम वोट मांग रहे हैं जो किसान परेशान है, बेरोजगारी के खिलाफ हम वोट मांग रहे हैं, गरीबी के खिलाफ हम वोट मांग रहे हैं। और जब आएगा, चेहरे का क्या है? 2004 में मनमोहन सिंह जी का किसी ने सोचा था कि वो भी प्रधानमंत्री बनेंगे? कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता के लिए काम नहीं करती जमशेद साहब, कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए काम करती है। इसका मतलब हम ये मान के चलें कि इंडिया अलायंस में अगर कांग्रेस को नहीं मौका दिया जाता, किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा, इंडिया अलायंस में कांग्रेस साथ खड़ी रहेगी। देखिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की बात करती है, ठीक, लोगों की बात करती है। जो एमपी चुनकर आएंगे 2024 के चुनाव के बाद, एमपी तय करेंगे कि उनका लीडर कौन होगा, लीडर ऑफ पार्टी कौन होगा, जो अलायंस का लीडर होगा। उसके बाद सरकार बन जाएगी। सरकार, हमारा ये नहीं कि हमें प्रधानमंत्री बनना। राहुल जी ने क्या कहा? अगर राहुल जी प्रधानमंत्री बनना चाहते, ये सोनिया जी प्रधानमंत्री बनना चाहते, तो 2004 में तो हमारे पास क्लियर मैंडेट था। क्या राहुल जी 2009 में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? लेकिन 10 साल हमने मनमोहन सिंह जी के लीडरशिप में हमने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। यहाँ मकसद प्रधानमंत्री बनना नहीं है, मकसद है कि बीजेपी की जो विभाजनकारी नीतियां हैं, जो नफरत का माहौल बनाया, उसमें मोहब्बत की दुकान खोलना। और वो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो आपने देखा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोगों में एक राहुल जी के लिए प्यार जो दिखा, और आपने उस प्यार का नतीजा करगिल में भी देख लिया। जहां ये कहते थे हमारा बदलता जम्मू कश्मीर, हमने 370 को खत्म किया, यहाँ तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, यहाँ तो 370 की वजह से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही। आपने करगिल का रिजल्ट देखा, 26 टोटल जो वो सीट थी, 26 में से कांग्रेस
और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 24 जीती है। मोहब्बत की दुकान खोलने की अभी आपने बात की है, ये दुकान कांग्रेस के अंदर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें वो क्यों नहीं खोल पा रही? क्योंकि कांग्रेस के अंदर इख्तलाफ जम्मू कश्मीर के साथ साथ राजौरी के अंदर भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि एक मीटिंग के दौरान भी इस तरह के इख्तलाफ खुलकर सामने आए। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए कांग्रेस में हर जगह इख्तलाफ कहीं ना कहीं नजर आते हैं। ये दुकान घर में क्यों नहीं खोल पा रही? देखिए, आप इंटरनल डेमोक्रेसी को आप नफरत और जो उस चीज़ को कहते हैं कि नफरत और अपनी बात रखने का हक, इसमें फ़र्क होता है। जहां आपने बात की कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा लोगों में प्यार है, मोहब्बत है। कांग्रेस पार्टी, कितने नेताओं ने, जिस दिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यहाँ से पार्टी अपनी बनाई थी, कहते थे कि कांग्रेस का यहाँ नाम लेने वाला कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है कि उनके एक एक लीडर करके दोबारा कांग्रेस पार्टी में आए, और कांग्रेस पार्टी आज जम्मू कश्मीर में मजबूत पार्टी है, जो कि जम्मू की बात भी करती है, कश्मीर की बात भी करती है और लद्दाख की बात भी करती है। क्योंकि जब उन्होंने बात कही तो उन्होंने ये बात कही कि लद्दाख में जो इलेक्शन है वहां भी आपने देखा करगिल में कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात आपने की, यहाँ भी यूनाइटेड फेस है। हमारे लीडर जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वकार रसूल साहब, रमन बालाजी वर्किंग प्रेसिडेंट है, मिलकर सबको साथ लेकर यहाँ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और दिन आपने देखा कश्मीर के अंदर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जम्मू के अंदर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। रजौरी की जहां तक बात की, देखिए हमने यहाँ डीडीसी की इलेक्शन में आपने देखा कि रजौरी वाहिद थी जहाँ 3 सीटें हमने यहाँ से जीती थी। यहाँ हमने मंजाकोट में शबीर खान साहब जीते, यहाँ से जीते, और थन्ना मंडी में भी कांग्रेस पार्टी जीती। देखिए, जब बड़ा परिवार होता है तो छोटी मोटी बातें होती हैं। जहाँ कोई है ही नहीं, क्या पैंथर पार्टी की मीटिंग में कभी आपने झगड़ा देखा? क्या आम आदमी पार्टी की यहाँ मीटिंग होगी तो उसमें झगड़ा देखोगे? या फिर डिक्टेटरशिप जहाँ होगी बीजेपी की, जहाँ ऊपर से एक ऐलान आ गया किसी को बोलने का हक नहीं है, वहाँ वो जहाँ लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा वहाँ वर्कर अपनी बात रखेगा। ठीक है, वहाँ कुछ चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, कुछ लोगों का मकसद रहता है कि भाई न्यूसेंस क्रिएट करना, वो इक्का दुक्का हर जगह रहता है। लेकिन बाय एंड लार्ज कांग्रेस पार्टी मजबूत है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सबको लेकर यहाँ से देखिए आप, अगर कांग्रेस पार्टी का आज भी चुनाव होता है, यहाँ सारे लीडर्स मिलकर कांग्रेस पार्टी लीडरशिप मजबूती से जहाँ चुनाव लड़ेगी। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में अलायंस में अगर होता है तो भी वैसे भी कांग्रेस पार्टी एक मजबूती के साथ डीडीसी का जिस तरह इलेक्शन लड़ा वैसे ही लड़के। चलते एक आखिरी सवाल आपसे। आखिरी सवाल ये रहेगा, आपके प्रदेश के रियासती सदर वकार रसूल साहब की तरफ से एक बात कही गई थी कि जम्मू कश्मीर में भी सभी सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए इनके खिलाफ। एक तरफ आप ये बात करें, दूसरी तरफ गुपकार का हिस्सा जिसमें तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि वादी की सभी जमातें हैं, क्या आप गुपकार की तरफ जाएंगे अगर जम्मू कश्मीर में आपको इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना पड़ेगा? देखिए, जब इंडिया अलायंस बन गया है, इंडिया अलायंस में आपने देखा होगा फारूक साहब भी और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी मीटिंग अटेंड की है, महबूबा जी ने भी अटेंड की है। अगर यहाँ के प्रदेश की मेजर 2 पॉलिटिकल पार्टीज वो इंडिया अलायंस में है, तो जो भी नेशनल लेवल से जो चीज़ इंडिया अलायंस पे तय होगी उसकी सब कमेटीज़ बनी है। एक तो नेशनल लेवल पर कमेटी बनी, उसके बाद सब कमेटीज़ बनी है। तो वो मिलके यहाँ भी देखिए, एक बात है, यहाँ मकसद इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी ने चोट पहुँचाई है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को पहुँचाई है। आप देखिए, आज 13,000 इंडस्ट्रीज़ थी, 370 टूटने के बाद 6,000 इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। आपने स्कैम देखे, आपने बेरोजगारी देखी, जहाँ हम 16वें नंबर पर थे आज पहले नंबर पर हैं। कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। आज आप देखिए कि डेमोक्रेसी के नाम पर बिल्कुल दबाया जा रहा है। आपने लाल सिंह जी को देखा, अगर वो थोड़ा बोलते थे तो ईडी वहां भेज दी, उनको उठा के अंदर डाल दिया। जब भी बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जमशेद साहब कि जब तक वो अपोजिशन में रहते हैं तो वो भ्रष्ट होते हैं, और जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो बिल्कुल ईमानदार और देशभक्त हो जाते हैं। तो यहाँ जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जख्म किसी को दिए हैं बीजेपी ने तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दिए। यहाँ का एक बात मैं आपको बताऊं, जिस दिन 370 टूटा था तो जम्मू के कुछ लोग खुश थे कि भाई 370 टूट गया, लेकिन आज सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो जम्मू का है उसी ने किया है। आज इनको क्यों बार बार अपने नोटिफिकेशन चेंज करने पड़ रहे हैं? क्योंकि जम्मू का सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है कठुआ, सांबा, उधमपुर का जो हिंदू बेल्ट है उनको हुआ है, क्योंकि सारी जितने ठेके एक्साइज के ठेके वो पंजाब वाले ले गए, नौकरियों में सारे वो ले गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये दोहरा मापदंड बीजेपी का क्यों? हिमाचल वाला अपनी जगह वो नहीं बेचेंगे, वहां कोई नहीं ले सकता। मणिपुर में जाना है, या मैं मणिपुर का इंचार्ज था,
मैं मणिपुर गया तो मुझे परमिट की जरूरत पड़ी। आप लक्षद्वीप में जाएंगे तो आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो अगर बात करेंगे अपनी कि हमारी जमीन हमें दे दो, तो वो देशभक्त। हम अगर जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमारी नौकरियां हमें दे दो, हमारी जमीन हमें दे दो, तो हम देशद्रोही हो गए। आज तो इन्होंने नेशनलिज्म का कंसेप्ट ही चेंज कर दिया है। जो अपने हक की बात करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, उसको कहते हैं ये पाकिस्तान की लैंग्वेज बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ सभी पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ेंगी और जो भी नेशनल लीडरशिप तय करेगी, क्योंकि वो नेशनल अलायंस का हिस्सा तो है ही है वो पार्टियां। अभी देखिए यूसुफ तारिगामी साहब हैं, उनकी भी जो हायर लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप है, वो भी इंडिया अलायंस का पार्ट है। तो यहाँ भी मिलकर हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लड़ना है। और आज मैं आपको बता दूं, बीजेपी चुनाव से इतना डरती है, लोकल बॉडीज का चुनाव क्यों नहीं करवाया? सब कुछ वोटर लिस्ट बनाने के बाद सब कुछ करने के बाद पंचायतों का चुनाव क्यों नहीं करवाया? क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो इनको लगा था कि भाई लोकल बॉडीज का चुनाव इन्होंने वो नेट बंद करके, इंटरनेट बंद करके, और पार्टीज ने बायकॉट किया हुआ था, तब चुनाव हुआ था। आज इनको पता था जब चुनाव हम लड़ेंगे हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज ये विधानसभा का चुनाव 2014 में हुआ था, आज 9 साल हो गए। अब आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक है, तो हालात ठीक हैं तो चुनाव करवाइए। आपको खुद पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। आपको खुद पता चल जाएगा कि लोग आपको आईना दिखाते हैं या नहीं दिखाते। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिकार साहब, जिनकी जुबानी आपने बेबाकी से सुनूंगी। कई सवालों के जवाब भी इन्होंने दिए। आप देखते नहीं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज। मेरे साथी राहुल सुदन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।